नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम अपने खास प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों कम उम्र में ही बच्चे हताश हो जाते हैं, उनका पेशेंस लेवल कैसे बढ़ाना है और साथ ही टीचर्स और पेरेंट्स कैसे बदलते लाइफस्टाइल में बच्चों से डील करें। दर्शकों, पिछले करीब 15 दिनों में अचानक बच्चों के सुसाइड मामलों की संख्या में इजाफा हुआ है। अनेक चैनल्स पर हमने सुसाइड नोट्स के शॉर्ट्स देखे, उन मासूम बच्चों की तस्वीरें देखी, बड़ा चढ़ाकर दिखाई गए खबरें भी देखी। बस हम नहीं देख पाए तो वो सच कि आखिर ये सब हुआ कैसे और क्यों और कैसे इस समस्या का समाधान हो, क्योंकि कल ये खबर किसी भी घर गली में सुनाई दे सकती है फिर से। वक्त रहते इसे समझना और इसका हल ढूंढना बहुत जरूरी हो गया है। आज हमारा इस खास प्रोग्राम जिंदगी जीत है आत्महत्या हार में इसी गहन समस्या पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वंदना भाटी और डॉक्टर मानसवी गौतम। आप सभी का, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। नमस्कार। बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहती हूं जो हमारी टीम ने पूरा सर्वे किया था कि कैसे आत्महत्या के हालात कहां-कहां और किस तरह से बढ़ रहे हैं। और मैं आप दोनों को बता दूं कि काफी शॉकिंग डेटा और स्टैटिस्टिक्स हमें मिले हैं। आइए डालते हैं एक नजर। देश में रोजाना औसतन 8 बच्चे आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या करने वाले अधिकतर लोगों में सबसे अधिक छात्र। साल 2004 के बाद 10 से 15 साल के बच्चों में आत्महत्या के 75% मामले बढ़े। 2008 में आत्महत्या के 4008 मामले, 2009 में 5000 तक पहुंचा आंकड़ा। राजधानी में हर महीने कम से कम 4 बच्चे कर रहे हैं आत्महत्या। आत्महत्या का प्रमुख कारण है तनाव और डिप्रेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में अकेले 10% आत्महत्याएं भारत में। जी, हमने ये डेटा देखा और सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी बहुत ही शॉकिंग ये डेटा है कि इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट हम देख रहे हैं सुसाइड रेट्स में, स्पेशली यूथ में। तो मैं जानना चाहूंगी मैम सबसे पहले आपसे कि इतना मुश्किल डिसीजन है अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना, कैसे ये आसानी से बच्चे 1 सेकंड में ले लेते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये 1 सेकंड में वो डिसीजन नहीं लेते, ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चलता रहता है और ये बच्चों की एक मानसिक कमजोरी है। हालांकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये एक मानसिक बीमारी है, पर ये बीमारी ना होकर मैं इसको एक कमजोरी कहना चाहूँगी, जहाँ पे बच्चे किसी भी असफलता की वजह से, किसी भी अवसाद की वजह से, कभी भी उनको किसी भी प्रकार का डिप्रेशन हुआ, कोई भी फेलियर लाइफ में आए, तो उनको लगता है कि हमारा जीना बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है, हमें कोई चाहता नहीं, हमें कोई प्यार नहीं करता और मेरी लाइफ में जितने भी हैं वो सारे मुझे मेरी सफलताओं की वजह से ही मुझे मान देंगे या सम्मान देंगे। इसका ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि वो जीना नहीं चाहते और उनको लगता है कि हम जी के क्या करेंगे जब हमारी लाइफ में सफलता नहीं है, हमारी लाइफ में किसी प्रकार का लोगों से संवाद नहीं है। जी डॉक्टर मैम, अभी जैसे डिप्रेशन की बात कर रही हैं, तो डिप्रेशन में आने के बाद ही बच्चे सुसाइड का करते हैं क्या? डिप्रेशन में उनको सच में लगता है कि मुझे जीना नहीं है, क्या हम उसे डिप्रेशन के टाइम ही नहीं पकड़ सकते कि बच्चे सुसाइड करने वाले, हमें ध्यान देना पड़ेगा? देखिए, मैं इसमें बताना चाहूँगा, डिप्रेशन यानी कि अवसाद एक डिजीज़ भी है, यानी कि एक बीमारी भी है और एक अवस्था भी है। जो मैडम ने अभी शुरू में बात कही कि मैं सिर्फ डिजीज़ नहीं मानती, वो अवस्था वाली बात है। यानी कि मुझे आज अगर कोई विफलता मिली इसलिए आज मेरा मन उदास है और इसलिए मैं आज कुछ लो महसूस कर रहा हूँ, वो एक अवस्था है। लेकिन जिसे हम बीमारी की संज्ञा देते हैं, वो अगर वो अवस्था कम से कम 2 हफ्ते तक रहती है बिना किसी अन्य कारण के और बच्चा अगर उससे उभर नहीं पाता है,
तो हम उसे बीमारी की संज्ञा देते हैं। और जब कोई व्यक्ति बीमारी की श्रेणी में चला जाता है तो उस समय तर्क काम नहीं करते हैं उसके मन में, क्योंकि उन सबको तो वो पहले ही कर चुका है, उन सब में पहले ही उलझ चुका है और निरुत्तर हो चुका है, तभी इस प्रकार के विचार उसके मन में उत्पन्न होते हैं। अगर हम बात करें अवस्था की, डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन की जो अवस्था, अगर हम कहें कि भाई ठीक है आज मैंने कोई कार्य किया, आज मैंने स्कूल टेस्ट दिया, स्कूल टेस्ट में मैंने रात भर पढ़ने के बाद भी मेरे 10 में से 6 नंबर आए, जबकि बाकी बच्चों के 10 में से 8 या 9 नंबर आए और उनकी अंदर मैं वीक महसूस कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ आती है कम्युनिकेशन गैप की। जी दर्शकों, हमने हाल ही में आपके सामने ऐसे 3 केसेस रखे हैं जिसमें पता लगा है कि किस तरह से आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और कैसे इन 3 केसेस में बच्चों की साइकोलॉजी अलग अलग देखी गई है। सीकर, बारा, बूंदी की हम आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे। आत्महत्या यानी सुसाइड, ये शब्द जहन में आते ही रूह कांप जाती है। यहाँ तक कि अपने आसपास टीवी, अखबारों में जब आत्महत्या की खबरें सुनने में आती हैं तो बेहद दुख होता है। हाल ही में 1 महीने के अंदर 3 बच्चों ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। बात करें सिरोही जिले की, जहाँ बच्चे ने खुद को बंद करके फांसी लगा ली। बच्चे ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें बताया कि उसे कैसे टीचर द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, क्रूरता से मारना, लगातार डिप्रेस करना, शायद उसे आत्महत्या की ओर अग्रसर कर रहा था। उसमें ये लिखा है जो माँ बहन पे रोज गाली देता था, बच्चे को कितना टॉर्चर करता था, कितना बगैर पूछे उनको डंडे से प्रताड़ित करता था, कितना मारा, 3-3 घंटे बेचारा इधर आके वो घर पे आके कुछ बोला नहीं। पिता का ये दर्द भरा गुस्सा, आंसू बता रहे हैं कि उसने क्या खोया। लेकिन अगर यही पिता पहले अपने बच्चे की गुहार, उसकी आवाज सुन लेता तो शायद आज ये दिन देखने को न मिलता। वो बहुत दिन से बोल रहा था, 2 साल से कम से बोल रहा था टीचर सब टॉर्चर करते रहते हैं, लेकिन मैं बोल रहा नहीं, पढ़ाई नहीं करोगे तो टॉर्चर करेगा। लेकिन जो सुसाइड नोट उसने लिखा है वो पढ़ा है मैंने, रॉन्ग देख रहे होने जैसा है। बारा में हुई घटना में रिश्तेदारों और पिता से बात करने से पता चला है कि बच्चा अपने माता पिता से इस तरह की कोई बात नहीं करता था। सुसाइड नोट में बच्चा लिखता है कि टीचर बच्चे को परेशान करता था, काम ज्यादा देता था और बार बार मारा जाता था उसे। धरती पर बोझ जैसे अपशब्दों का प्रयोग करता था वो टीचर। मुकुट सेन ने उससे बोला कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू मर जा तो अच्छा रहेगा, और उससे मारपीट भी कटी, उसको कई काम देता था करने के लिए। धरती पे बोझ है, तू बोझ खत्म हो जाएगा। नहीं बोला सर जी, उससे पहले कुछ नहीं बोला उसने, बच्चे ने कभी नहीं बोला हमसे। स्कूल टाइम से रेस्ट में आकर आत्महत्या करना, क्या वाकई में बात इतनी बढ़ गई थी? ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने ना समझी के चलते अपनी जान दे दी। ये ना समझी प्रेम प्रसंग, नशे की लत और बचपन में होते आकर्षण और उसकी नाकामी माता पिता का रोकना आत्महत्या का कारण बनते हैं। ये तीसरी घटना जो हम आपको बता रहे हैं, वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। बूंदी के एक लाल ने इन दिनों फांसी लगाई। वहां के SHO का कहना है कि नाबालिग लड़के ने अपने ही साथ की लड़की को मोबाइल दिया। घर में पता चला, लड़की के पिता और अध्यापक ने बच्चे के घर में आकर धमकी दी और ये कारण बना नाबालिग की मौत का।
छात्र के द्वारा किसी छात्रा को मोबाइल देने का घटनाक्रम सामने आया है, जिसके कारण लड़की और उसके पिता के द्वारा एवं एक स्कूली शिक्षक के द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिस संबंध में प्रथम दृष्टया जो है बालक द्वारा सुसाइड करना सामने आया। चोरिया ने रो करी जी, वही पापा रात हो धमकियाँ देर किया भाई थाने जान से मार देगा, ठीक है तो थाना में पहुंचाऊंगा, रिपोर्ट करेंगे तारी है ना, तब थाना में मराऊंगा तारी डीएलआ में खत्म करेंगे तारी। अशा के बच्चा करी, वो एक तो आदर्श विद्या मंदिर का अध्यापक था और एक लड़की के पिता था। हालांकि नाबालिग ने अपनी मौत का दोष किसी को नहीं दिया, ना ही अपने घर में से किसी को और ना ही लड़की के घर परिवार को। लेकिन सवाल बन रहा है कि आखिर क्यों उसे आत्महत्या की जरूरत पड़ी? इसका जिम्मेदार कौन है? नाबालिग की नासमझी, घर वालों की अनदेखी या समाज का डर जो इस तरह की घटना के बाद बच्चों को चैन से रहने नहीं देता। ग्रामीण समाज में आज भी माँ बाप बच्चों के दोस्त नहीं बन पाते हैं, लेकिन अब भी हम नहीं बदलेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तीनों ही जगह अलग अलग केस रहे। एक जगह टीचर का बहुत ही अमानवीय व्यवहार था। 12 की घटना जहां माता पिता के और बच्चे के बीच सामंजस्य नहीं है, और बूंदी जहां बच्चे ने नासमझी के चलते आत्महत्या कर दी। डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, तीनों केस हमने देखे, लेकिन उनमें एक कॉमन चीज जरूर है कि तीनों ने आत्महत्या कर ली है। अब मुझे यहां आपसे ये जानना है कि ऐसा जो हो रहा है, सवाल इतने हैं लेकिन जवाब हमारे पास कोई नहीं है। टीचर क्या करे ऐसे में? क्या उसका जस्टिफाइड है इस तरह के रिमार्क्स देना? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि इस तरीके के रिमार्क्स दे। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि जैसे हम लोग बहुत बार टीचर्स अप्रेजल्स करते हैं, वैसे टीचर्स की काउंसलिंग करी जाए, उनको भाषा का ज्ञान दिया जाए कि किस प्रकार की भाषा का क्लास में प्रयोग किया जाए। दूसरी बात, मैं बच्चे और माता पिता से भी कहना चाहूँगी कि जब बच्चा स्कूल से लौटता है तो वो बच्चे से ज़रूर पूछे कि आज स्कूल में क्या हुआ, चाहे वो ग्रामीण परिवेश है या शहर का परिवेश है। जैसे कि सर ने कहा कि एक समय के बाद अगर बच्चा रोज एक ही बात को सोचता जा रहा है तो वो उसकी मानसिक अवस्था बन गई। उस समय फिर हम नहीं कह सकते कि वो उसका क्षणिक निर्णय था। वो उसी को खा रहा है, वो उसी को पी रहा है, वो उसी वातावरण में जी रहा है। घर आके भी वो घर के वातावरण में रमा नहीं, वो स्कूल की ही बातों को सोच रहा है। और ये सारे जितने भी केसेस हैं ये अचानक नहीं हुए, ये सोचे समझे केसेस हैं। रोज उसने मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करा है कि मैं जीना नहीं चाहता, मेरे सर मुझे ऐसे कह रहे हैं। उसके पास भविष्य का एक प्रकार से भय था कि अगर मैं जीऊंगा तो मेरे साथ इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। उसमें रिजेक्शन की भावना थी, डिजेक्शन की भावना थी। और उसको ये भी लगा होगा कि मैं जिससे भी ये बातें शेयर करूंगा या करूंगी वो मेरी बातों को उतना महत्व नहीं देंगे। ये सबसे बड़ा कारण था कि उस बच्चे ने बिना माता पिता को बताए, बिना किसी अपने दोस्त को बताए, भाई बहन को बताए, इस प्रकार का निर्णय लिया। जी दर्शकों, यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम आपको बताते रहेंगे कि जिंदगी जीत, आत्महत्या हार।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम आपको बता रहे हैं कि जिंदगी जीत और आत्महत्या हार क्यों है। हमने जमीनी हालात जानने के लिए कि बच्चे क्या सोचते हैं, ऐसा कदम क्यों उठाते हैं, यही सब जानने के लिए हम सुबोध स्कूल गए थे। हमने स्टूडेंट से बातचीत की इस सब्जेक्ट पर, और क्योंकि आजकल पेरेंट्स और टीचर्स के पास इतना समय नहीं होता कि वो बच्चों की मन की बातों को जान सके, हम आपको आज ये सेशन सुनाएंगे ताकि आप समझ सकें कि आपके बच्चे के मन में क्या दुविधा, क्या तूफान उठ रहा है। कि आप घर में आप अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर करते हैं? बहुत कम ऐसा हो पाता है कि जब मैं पेरेंट्स के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करूं। मुझे अच्छा लगता है मतलब कि मैं घर जाके थोड़ी देर मम्मी को टाइम दूं कि मैं बस ऐसे बताऊं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है आजकल। अगर उसके पेरेंट्स ऐसे हैं जो घर में सारे टाइम लड़ते हैं तो बच्चे के दिमाग में ऑलरेडी नेगेटिविटी उसके बचपन से उसके अंदर होती है। मूवीज़ में दिखाते हैं कि अगर किसी एक्टर ने अगर बियर पी और फिर सब कुछ सही हो गया तो बच्चा मतलब वही करता है कि हाँ भाई अगर मैं भी ये पीऊँगा तो सब लाइफ में सब कुछ सही हो जाता है। स्टार मूवी भी ऐसा कहती है कि जब तक लाइफ में ट्रेजेडी नहीं है आप ऊपर नहीं पहुंचते हो। क्या इन मूवीज से यूथ को ज्यादा वो गलत चीजें सीखने को मिलती है? Sure, it's a fact. नमस्कार, आज मैं आ गई हूँ सुबोध पब्लिक स्कूल में। दर्शकों, आज का ये पूरा सेशन इसीलिए ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि हम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और साथ ही साथ टीचर्स के बीच की जो अहम कड़ी है उसे समझ पाए। इनकी इमोशनल गहराइयों में हम डूब करके समझ पाएं कि ये क्या कारण है कि बच्चे आजकल के सुसाइड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप सबने खबरें सुनी होगी जहाँ पर कहा जाता है कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो क्या लगता है आपको, क्या मेन कारण है, समस्या कहाँ है? आज दर्शकों हम इसी समस्या को ढूंढने की और उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगी कि क्या कारण आपको लगता है कि आजकल इतने सुसाइड रेट्स यूथ में बढ़ रहे हैं? क्या हमारे भारत का भविष्य एक सुसाइड में ख़त्म हो जाएगा? ये सिर्फ बच्चे पे डिपेंड करता है। जैसे टीचर्स जब बच्चे को डांटते हैं तो वो बच्चे के वेलफेयर के लिए होता है। टीचर जैसे बच्चे को बोल दे कि आप बड़े हो करके ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो बच्चे को उसको नेगेटिव मोटिवेशन में लेने के बजाय उसे पॉजिटिव मोटिवेशन में लेना, उसे ये सोचना चाहिए कि मैं ये करके दिखाऊंगा और मेरे टीचर को मुझ पर प्राउड हो। हर बच्चे का मतलब माइंड लेवल अलग होता है। कुछ बच्चा कुछ और सोचता है, कुछ बच्चा कुछ और सोचता है। तो टीचर को अपने उस बच्चे का माइंड लेवल देखते हुए उसे मोटिवेट करना चाहिए। अब बच्चे के माइंड लेवल को आप बात कर रहे हैं तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप मुझे बताइए, पेरेंट्स आजकल के टाइम नहीं दे पाते हैं, तो बच्चे का माइंड लेवल समझने के लिए क्या करना है पेरेंट्स को? अगर दोनों पेरेंट्स काम करते हैं तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि अगर मॉम काम कर रही तो पापा कुछ टाइम के लिए अवेलेबल हो, अगर पापा काम कर रहे तो मम्मी कुछ टाइम के लिए अवेलेबल हो। उन लोगों को आपस में ट्राई करना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन सेट करना चाहिए कि वो अपने बच्चों को टाइम दे पाए, उनसे बात कर पाए, उनकी प्रॉब्लम समझ पाए। एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि सब कुछ पेरेंट्स के कोऑर्डिनेशन की गलती है। एज अ इंडिविजुअल हम सबकी एक अलग अलग सोच होती है। कुछ लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ हर चीज़ को बहुत पॉजिटिवली ले लेते हैं। तो जो नेगेटिवली ले रहा है, अगर पेरेंट्स टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो स्कूल में टीचर्स उन बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। दे हैव टू फाइंड टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन। जैसा कि अभी हमें एक स्टूडेंट ने कहा कि हर बच्चे का माइंडसेट अलग होता है, तो क्या लगता है इन बच्चों को कि किस माइंडसेट से बच्चे सुसाइड करते हैं, क्या कारण है? आइए सुनते हैं। बेसिकली जो रीज़न है वो कॉन्वर्सेशन की कमी है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से कुछ बात शेयर नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उन्हें अपने फ्रेंड्स या सिबलिंग्स उनसे बात करनी चाहिए। पीयर प्रेशर, एज हम लोग हमेशा देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे ग्रुप, उसमें हम हमेशा पॉपुलर होना चाहते हैं। इट डजंट मैटर कि आप पॉपुलर हो या कुछ, यू आर स्पेशल
and you should think that you are special. You should have positive regards to yourself, love yourself, care yourself. कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि एग्ज़ाम्स हुए, रिजल्ट आया, बच्चे दूसरे इतना प्रेशर हो जाता है बच्चे पे, उसको कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता, उसको बस ये लगता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। है फेलियर्स इन लाइफ। ऐसा होता है कभी कभी हम किसी एग्जाम में फेल हो गए तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है गाइस। देयर इज अ लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। अनटिल एंड अनलेस जब भी किसी का खुद का सेल्फ कंट्रोल है, चाहे कितने ही सीरियस कंडीशन क्यों ना हो जाए, वो खुद का अंडरस्टैंडिंग एंड खुद के सेल्फ माइंड सेटअप से कभी इन अटेम्प्ट्स के लिए अपना वे फॉरवर्ड नहीं करेगा। आप कौन सी क्लास में हैं? 11th स्टैंडर्ड। व्हाट इज़ योर नेम? ख्याति भारद्वाज। 11th स्टैंडर्ड में आप, आपके बोर्ड एग्जाम्स भी आएंगे अगले साल, किस तरह का प्रेशर आप पे है? प्रेशर बहुत होता है। कभी जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं हम, गंदी रैंक आ गई तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्करेजमेंट फील होता है एंड बहुत डीमोटिवेशन होता है और ऐसा लगता है कि वी कांट डू एनीथिंग, बट वी शुड नॉट थिंक दैट। एंड मेरे साथ भी ऐसा है, मुझे भी बहुत ऐसा लगता है कि नहीं, आई कांट डू दिस। आपके टीचर्स आपसे क्या कहते हैं? टीचर्स ऑल्सो समटाइम्स दे मोटिवेट, समटाइम्स दे वो बोलते हैं कि सी अदर स्टूडेंट्स कि एक देखो क्या कर रहे हैं, इनके रैंक्स देखो, इनके रैंक्स इतने बेटर आ रहे हैं, तुम्हारा देखो। बहुत बार होता है, हमेशा होता है ऐसा। मैम ने पहले तो क्लास में सबके सामने डांटा, फिर अकेले में बुलाया, फिर वहाँ डांटा, फिर बाद में मुझे अलग से बुलाया मैम ने, फिर सभी टीचर्स के सामने बताया कि ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर मैम समझाती नहीं मुझे बाद में तो मैं तो सोचता ये तो टीचर ही बहुत बेकार टीचर है। होमवर्क का, टीचर्स का बहुत प्रेशर है कि अच्छे मार्क्स लाने हैं। कभी कभी मेरे मार्क्स बुरे आ जाते हैं, कभी किसी टीचर ने कुछ बोल दिया, किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया तो मैं भी डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। मुझे भी लगता है कि मैं क्या करूँगी, इतना कॉम्पिटिशन है। लेकिन तब मेरे मन में जब ये अटेम्प्ट करने की सोच भी आती है तब मैं सोचती हूँ कि मेरी लाइफ सिर्फ मेरी नहीं है, मेरी लाइफ से मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, कितने लोग जुड़े हैं। मैं तो चली जाऊंगी, ठीक है, फिर मेरे बाद उनका क्या होगा? उनकी तो पूरी लाइफ में एक एक खालीपन आ जाएगा ना। दर्शकों, बच्चे वो फूल होते हैं, वो पौधा होते हैं जो बस अपने लिए एक माली की डिमांड करते हैं। वो माली आए, उनका ध्यान रखे और उन्हें सींचे। लेकिन इससे ज़्यादा ये बच्चे क्या चाहते हैं, आइए जानते हैं। आप मुझे बताइए, आप कौन सी क्लास में हैं? 8th स्टैंडर्ड। जब आप देखते हैं कि आपके साइड में इतने सारे बच्चे हैं और सडनली आपको टीचर आकर के पनिशमेंट दे रहे हैं, आपको कैसा फील होता है? बहुत डिप्रेशन फील होता है और ये लगता है कि मेरे बारे में दूसरे क्या सोच रहे होंगे। शायद वो ये सोच रहे होंगे कि मैं अपनी लाइफ में एक लूज़र हूँ, पर ऐसा नहीं है। हम भी एक स्पेशल चिल्ड्रन हैं और हम कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर भी एक टैलेंट है जिसे हमें सिर्फ बाहर निकालना है और उसके लिए एक ही तरीका हो सकता है कि जो भी इंसान हमारे सामने है और जिससे हम भरोसा करते हैं उससे हम अपनी मन की सारी बातें शेयर करें और वो हमें एक सल्यूशन दे। जब 41 आपके सामने स्टूडेंट्स थे और उसके बीच में मैम ने आपको पॉइंट करके डांट दिया, तो आपको लगता है कि टीचर्स किसी तरह से उसको बच्चे को डीमोटिवेट कर देते हैं? टीचर्स गलत नहीं है, उनका कभी मोटिव गलत नहीं होता, पर वो बच्चे उसको गलत ले लेते हैं कि टीचर मुझे डीमोटिवेट करना चाहती है। जैसे हिंदी में कहावत भी है कि गुरु की चोट विद्या की पोट, तो उसी चीज़ को हम लेकर अगर समझे तो वो अच्छा रहेगा। ईगो और कॉन्फिडेंस में फ़र्क क्या है, मैं वो भी आप मुझे बताइए। आप यूथ हैं। मैम, कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं, हमें इतनी कैपेबिलिटी है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और ईगो में आ जाता है नहीं, अगर हमसे नहीं होता तो भी हम सोचते हैं नहीं है तो हम कर लेंगे, हम किसी को अपने आगे कुछ समझते ही नहीं है। सो ईगो एंड कॉन्फिडेंस आर टू डिफरेंट साइड्स ऑफ अ कॉइन। बाय चांस अगर कभी ऐसा हो गया कि हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया क्योंकि किसी इंसान ने हमारी हद से ज़्यादा तारीफ़ कर दी और हमने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वो हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बॉर्न हो जाता है। और ओवर कॉन्फिडेंस का ही कॉन्सिक्वेंस होता है कि हमें ईगो आ जाता है। और अगर कभी भी किसी भी टीचर ने गलती से भी हमें भूल गई वो और किसी और स्टूडेंट को ले लिया तो हमें ईगो आता है कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जबकि हम तो इतने अच्छा। इस कारण हम कभी कभी ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। एक बात हो गई स्टडीज़ की, पर जो फर्स्ट रैंकर है वो भी सुसाइड लेता है। क्यों करता है? एक होता है फिजिकली, जैसे मेरे स्टैमरिंग है, तो ये सोसाइटी उसका माइंडसेट ऐसा बना देती है कि तो ऐसे स्टैमर करता है, तो वो सोचता है लाइफ में क्या करना है, रह के मैं बोल ही नहीं पाता लोगों के सामने। इस तरह से लोगों से डील करते हैं जब वो आपको कहते हैं कि आप स्टैमर कर रहे हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं। मैं बोलता हूँ है तो है, इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है। मेरा हो तो मुझे बताओ, मैं स्टैमर करता हूँ
अब आप क्या कर लोगे, मैं स्टैमर करता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। तो जब यूथ के पास कोई चॉइस नहीं होती है, कोई बात करने के लिए नहीं होता है, आपको लगता है कि ये एक नेगेटिव माइंडसेट छोड़ता है बच्चों के ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब उसको अपने फ्रेंड्स बनाने चाहिए, मतलब फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा फ्रेंड्स किसी गंदे वे में लीड करेंगे उनको, कोई अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं तो वो फिर चूज़ कर लेते हैं गलत, लेकिन उनको पता भी है खुद को गलत है, लेकिन फिर वो आगे कुछ करते नहीं हैं, वो गलत वे पे ही चलते रहते हैं। आजकल मतलब छोटी छोटी बात को लेके भी बड़ा बना देते हैं बच्चे। और सबसे बड़ी बात है ये कि काफ़ी, जैसे आपने बताया, रश में रहते हैं लोग और नए एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, नई चीज़ें करने के चक्कर में काफ़ी फ़र्क नहीं कर पाते। दर्शकों, कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि अगर हमारी टीचर ने हमें 40 बच्चों के बीच में डांट दिया तो वो गलत है। ये कहाँ की बात हुई? आप 40 जनों के बीच में टीचर की बेइज्जती करें तो वो ठीक है, लेकिन अगर वही टीचर आपको 40 जनों के सामने समझाए तो वो गलत हो जाते हैं। क्या यूथ हर बात पे जस्टिफाइड है? क्या उनका बड़ा होना, उनका रश में रहना जस्टिफाइड है? आइए बात करते हैं और जानते हैं इस बारे में कुछ और ज्यादा। आप मुझे बताइए, जैसा कि अभी हम सब सुन रहे हैं कि टीचर की बहुत बड़ी गलती होती है, पेरेंट्स टाइम नहीं देते, टीचर्स हमें डांटते हैं, इतना होमवर्क है, इतना प्रेशर है, इतना कंपटीशन है। क्या सारी की सारी जिम्मेदारी आपके अलावा सबकी है? क्या आपकी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है? जी देखिए, वो हमारी तो जिम्मेदारी, इनफैक्ट अगर हम पे कुछ बीत रही है तो वो हमारी ही जिम्मेदारी होती है कि हम पे क्यों बीत रही है। अगर हम ही अपने आप को ये नहीं समझा पाएंगे कि हमारा फॉल्ट क्या है, हम में क्या गलती है, तो ऑब्वियसली हमारी और कोई बात भी नहीं सुनेगा। पर हाँ, ये ज़रूर है कि जितना हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें इतना टाइम नहीं दे पा रहे। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें टाइम नहीं दे पा रहा, किसी को कोई फिक्र नहीं है हमारी, और फिर घर जाते हैं, घर के बाद हमारे खुद के पास ही इतना टाइम नहीं रहता कि हम 2 मिनट मम्मी से जाके बैठ के बात करें। बहुत प्रेशर बढ़ जाता है। इस पूरी जो इनफैक्ट वो लाइफस्टाइल जो है पूरी बच्चों की चेंज हो चुकी है। आजकल कहते हैं कि पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे बिजी हो रहे हैं, बच्चों के पास टाइम ही नहीं है। इनफैक्ट कितनी बार हो जाता है कि मम्मी पापा की शक्ल देखे हुए 3-4 दिन हो गए, पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं, लाइफ कहाँ जा रही है। तो इसका एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। प्रेशर भी नहीं है, आप कन्फ्यूजन कह सकते हैं। उस टाइम में द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग इज़ कि आप किसी से जाके बात करो। आप जितना बात करोगे उतना खुलोगे दूसरों के साथ, और उतनी ही आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। तो जिस तरह की प्रेशर की आप बात करें हैं, सबके पास वो प्रेशर होता है, सिर्फ हमारी इंडिविजुअल चॉइस होती है कि हम उस प्रेशर को एक्सेप्ट करते हैं। क्या आप उस चीज़ से अग्री करेंगे मेरे साथ? हाँ ज़रूर। ये वही तो, दुनिया में इतने टीनेजर्स हैं, इतने बच्चे हैं जो इतने सारे एग्जाम्स दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारे एक साथ जाके सुसाइड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल खुद पे डिपेंड करता है, लेकिन इन दी एंड डिसीजन उन्हीं का होता है, ऑब्वियसली, है ना? आप हाँ। उस चीज़ पे मेरे साथ अग्री करेंगे? जी, तो ज़रूर। मुझे ये बताइए कि जब आप खुद साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं, तो जब ये सुसाइडल थॉट आ रहा है दिमाग में किसी भी बच्चे के, तो उसको किस तरह से खुद को रोकना है? ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा थॉट है जो उन्हें पीछे खींच सकता है? ज़रूर। एक बात तो नंबर 1, जैसे मैंने पहले भी कहा था, खुद से बात करिए। अगर आप खुद से बात करोगे, अगर आप अपने आप को समझाओगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तभी आप दूसरों को समझा सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। दूसरी बात, आप बात करिए, बट जहाँ तक कंसल्टेंसी की बात आती है, कभी अपने पीयर से मत पूछिए, क्योंकि जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं उसी सिचुएशन से वो भी गुजर रहा है। तो वो कोई नहीं होता जो आपको सही एडवाइस दे। खुद खाई में गिरा हो वो दूसरे को क्या कैसे निकालेगा, वो कैसे बचाएगा? सुसाइड कोई एक रास्ता नहीं है इसका, जो आपको बस ढूंढना है अपने लिए क्या चीज़ है। सुसाइड इज़ नॉट अ गुड थिंग टू। बच्चों को क्या चाहिए कि कोई उन्हें समझे, बस कोई ऐसा एक भी इंसान मिल जाए जिससे वो अपने मन की बात पूरी तरह से कह पाए कि ऐसा है, मैं क्या करूं। दे नीड अ मेंटोर, नॉट अ पर्सन जो उनके पे प्रेशर डालता रहे। दे जस्ट नीड अ मेंटोर। ऐसे मत कीजिए। आप सोच रहे हैं कि आपके आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको शायद आपकी जितनी चिंता नहीं होगी, उससे ज़्यादा आपके पेरेंट्स को आपकी चिंता है। मे बी वो दिखा नहीं पाते और शो नहीं कर पाते, बट दैट्स द ट्रूथ, दे लव यू। दिन में बस 5 मिनट 10 मिनट खुद को टाइम दो, खुद से बातें करो। बस एक रूम में जाके, और कोई नहीं, आसपास कोई भी नहीं हो, बस खुद से मिरर के सामने जाके बातें करो। आपकी आधी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। जब हम ही खुद से बात नहीं करेंगे तो फिर और कौन कैसे करेगा? लाइफ इज डैम इजी, द वे यू थिंक इट्स दैट। जजमेंट करने की बात है कि सही गलत का फ़र्क करने के लिए भी सिर्फ ये होता है, कोई भी आपको एडवाइस देगा ना तो आप वही करोगे जो आपका मन कहता है, अल्टीमेटली वही होता है। बट ये बात है कि आप जजमेंट कितना अच्छा करते हो।
दर्शकों, हमें अब समझना होगा कि बच्चे भी इस बात को समझते हैं कि कितने सवाल उनके मन में हैं और क्यों माँ बाप उन सवालों के जवाब उन्हें नहीं दे पाते। आज उनके जवाब हम आपको देंगे। डॉक्टर, बच्चों ने इतने हमें कारण बताए, पीयर प्रेशर हो गया, पेरेंट्स के साथ उनके पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है, टीचर्स ऐसे रिमार्क्स कर देते हैं, तो क्यों बच्चों पे इतना टॉर्चर बढ़ता जा रहा है? देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें जो अपने को देखने मिली सबसे ज़्यादा, तो कि एक मेल्स में जो सुसाइडलिटी ज़्यादा है, यानी कि जो बच्चे हैं उनमें छात्रों में ज़्यादा देखने मिल रही है छात्राओं के मुकाबले। रेगुलरली एक ही बात मन में बार बार डालने से वो बच्चे के मन में इतनी घर कर जाती है कि उसके अलावा उसको अपने जीवन में कुछ और दिखाई नहीं देता। उसका जो समय जो उसको खेलने में जाना चाहिए, उसका समय जो शेयरिंग में जाना चाहिए, उसका समय जो अपनी बातों को और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए जाना चाहिए, वो सब एक तरफ चला जाता है और रात दिन एक किताब और एक पेंसिल कॉपी, बस यही उसकी जहन में रहती है। तो इस तरह का जब प्रेशर और इस तरह का एटमॉस्फेयर जब क्रिएट हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो पुश करता है हमें एक एक्सट्रीम की तरफ, और जब एक्सट्रीम होती है कोई चीज़ तो उसके फिर बाकी चीज़ें हमारी गौण हो जाती हैं। हमारा समाज उसको एक ही नज़र से देखता है और जाते ही सीधा उसके ऊपर एक प्रहार करता है कि तुमने ऐसा कह दिया, इसका मतलब तुमने ये गुनाह कर दिया। और बच्चे के कोमल मन पे वो बात बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर जाती है कि नहीं, मैंने तो ऐसा गुनाह कर दिया जैसे मेरे माँ बाप शर्मिंदा हो गए हैं और मेरे को इसके बाद कोई फ्यूचर नहीं दिखता है, क्योंकि मैंने उन सबको डाउन लेट कर दिया है, सबको एकदम मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति जहाँ उसे एक्सट्रीम में ला दिया गया है, या पढ़ाई की वजह से जहाँ उसे एक्सट्रीम में ला दिया है, या तीसरे सिनेरियो में हमने देखा जहाँ टॉर्चर ने उसे एक्सट्रीम में ला दिया है। तो जब भी कोई चीज़ पराकाष्ठा अपनी पार कर जाती है तो फिर बच्चे के मन को तोड़ देती है और बच्चा फिर इस प्रकार के प्रयास करता है, क्योंकि उसे कहीं से कोई और राह नहीं सूझती है। जी, यहाँ पर मैं एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहूँगी। ये तो बात हो गई मेल चाइल्ड की। मैम, हमने जब पेरेंट्स से बात की थी तो बच्ची कहती है कि मेरी दादी मुझे पढ़ने नहीं भेजती है। तो क्या अगर ये जेंडर बायसनेस की मैं बात करूं लड़का लड़की के बीच, क्या ये भी स्ट्रेस को और सुसाइड को बढ़ावा देती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक तरीके की नकारात्मकता भावना आती जाती है बच्चों में। उनको लगता है आजकल, जैसे मैं जेंडर बायसनेस ज़्यादा नहीं मानूंगी, क्योंकि लड़की और लड़का दोनों का लालन पालन बिल्कुल समान है। पहले ये था कि जैसे लड़कों में एड्रिनल का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा होता था, आजकल लड़कियों में भी होता है। लड़कियां भी एग्रेसिव हैं, लड़कियां भी वो सारे काम कर रही हैं जो लड़के करते हैं। बहुत सारे घरों में हम देखते हैं कि लड़कियों को वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। तो वो लड़कियां जब दूसरे घरों की लड़कियां देखते हैं कि उन लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन हमें उनकी तुलना में या उनके कंपैरिजन में कम सुविधाएं मिल रही हैं, कम अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और हमें हर चीज़ के लिए टोका और रोका जाता है, तब उनमें तनाव की बहुत ज़्यादा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रबल भावना उत्पन्न होती है और उनमें नकारात्मकता भी आती है। जी दर्शकों, यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि एक टीचर होने के नाते, एक पेरेंट होने के नाते और साथ ही में एक स्टूडेंट होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं और साथ ही में आप आत्महत्या जैसी गंभीर परेशानी को कैसे दूर कर सकते हैं।